बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हमने सेल साइकिल में कल एसएलओ स्टार्ट किया था, आउटलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम एक तो आपके पास मियोसिस ये कर रही है कि वो हम में गैमीट्स बना रही है। मेल में स्पर्म है, फीमेल में एग है। इन गैमीट्स की खुसूसियत यह है कि इनमें मौजूद क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, ताकि जब दो गैमीट्स मिले तो इन दो गैमीट्स के मिलने से दोबारा क्रोमोसोम्स की तादाद 46 हो जाए। और इस तरह से हम देखते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, हर नई जनरेशन में क्रोमोसोम 46 रहते हैं, ना इससे कम होते हैं ना इससे ज्यादा होते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमने कल समझा था वो ये कि जब गैमीट्स बनते हैं मियोसिस में तो उनमें जेनेटिक वेरिएशन लाई जाती है। जेनेटिक वेरिएशन से मुराद ये है उनके जेनेटिक मटेरियल को चेंज किया जाता है। वो जो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल है, इसी वजह से हम देखते हैं कि हम अपने सिबलिंग से भी मुख्तलिफ होते हैं और हम अपने पेरेंट्स से भी मुख्तलिफ होते हैं। दो फिनोमेना हो रहे थे मियोसिस के दौरान जो जेनेटिक वेरिएशन का बाइस बनते हैं। एक प्रोफेस 1 में हो रहा था, इसे हमने कहा था क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या था कि जो क्रोमोसोम का पेयर है, इस पेयर में एक क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं इन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। वो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सेगमेंट एक्सचेंज कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास क्रोमोसोम्स के अंदर नए कॉम्बिनेशन बन रहे थे जिन्हें हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। ये जो क्रोमोसोम सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं इससे उनमें वेरिएशन आती है। यही वजह है कि अगली जनरेशन में भी हम देखते हैं कुछ चीजें अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ होती हैं। दूसरी चीज जो हमने बात की बहुत इंपॉर्टेंट, वो हो रही होती है मेटाफेज 1 के अंदर। मेटाफेज 1 में मैंने आपको बताया था हमारे जो होमोलोगस पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, ये इंडिपेंडेंटली और रेंडमली अलाइन होते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं होता कि पेरेंट साइड जो है उसमें अगर मदर साइड वाले क्रोमोसोम है तो वो सभी एक साइड पे अरेंज होंगे और फादर साइड वाले हैं तो वो सभी दूसरी साइड पे अरेंज होंगे। ये ट्विस्ट करते रहते हैं और ये रैंडम होता है। एक साइड पे हो सकता है 10 फादर साइड से हैं तो 13 जो है वो मदर साइड से। एक और गैमीट बनेगा एंड मुमकिन है उसमें 20 फादर साइड से हो और 3 जो है वो मदर साइड से हो। तो वो जो एक मिक्सचर बनता है ना फादर और मदर साइड वाले क्रोमोसोम का, इसे फिर आप कहते हो कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से हो रहा है। कि क्रोमोसोम्स जब मेटाफेज 1 में सेल के सेंटर में अरेंज होते हैं तो उनकी अरेंजमेंट इंडिपेंडेंट है, रैंडम है। एक पेयर किस तरह से अरेंज हुआ है उसकी अरेंजमेंट दूसरे पेयर की अरेंजमेंट पे असरअंदाज नहीं होती। और कल हमने ड्रैगन्स वाली एक सिमुलेशन भी प्ले की थी जहां में एग और स्पर्म वेरी करता जा रहा था और आप देख रहे थे जो ऑफस्प्रिंग बेबी ड्रैगन प्रोड्यूस हो रहा था वो बदलता जा रहा था। इसका मतलब यह है कि मेल में और फीमेल में जब स्पर्म और एग बन रहे होते हैं तो सभी एक जैसे नहीं होते। स्पर्म्स के अंदर और एग्स के अंदर भी वैरायटी होती है, जिस वजह से आप देखते हो ऑफस्प्रिंग जो है उनमें चेंजेस आती हैं। आज हमने मियोसिस को लिंक करना है एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस के साथ। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले हम सिमुलेशन पे आते हैं। एक दफा सिमुलेशन की समझ आ गई उसके बाद एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है कि अकॉर्डिंग टू बायो लाइफ इवॉल्व हुई है और इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं ये बदलते रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बदलते हैं जरा एक सिमुलेशन देखो। आपके पास ना यहां पे एक बैकग्राउंड है जहां आप देख रहे हो ब्राउन कलर की सॉइल है और उसके ऊपर वेजिटेशन है। दूसरा मेरे पास बैकग्राउंड ये है कि हमारे पास एक स्नोई एरिया है व्हाइट कलर का और उस पर वेजिटेशन है। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं ब्राउन बैकग्राउंड के साथ। ऐसा एनवायरनमेंट जहां सॉइल है ब्राउन कलर में और उस पर वेजिटेशन है। ये देखो आपके पास एक व्हाइट रैबिट है, इसकी फर व्हाइट है। हम इसका पार्टनर ऐड करते हैं। अब आप देखोगे आहिस्ता आहिस्ता इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी।
अब एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि ये जो व्हाइट फर वाले रैबिट्स है ना, ये मिट्टी के कंट्रास्ट में बड़े इजीली पहचाने जाते हैं। पीछे सॉइल मट्टी ब्राउन कलर की है और ये उसके साथ कंट्रास्ट हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे म्यूटेशन ऐड करता हूं, वो देखो ब्राउन कलर वाले रैबिट्स भी दो आ गए हैं। अब जब इनकी पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो आपके पास व्हाइट फर वाले रैबिट्स हैं और ब्राउन फर वाले हैं। आप क्लियरली देखो व्हाइट वाले ज्यादा हैं, ब्राउन वाले कम हैं। लेकिन अब ये जिस माहौल में रह रहे हैं, मैं यहां वुल्फ छोड़ने लगा हूं। वुल्फ का मतलब यह है कि वो इनका शिकारी है। अब आप खुद देखो, जब वुल्फ इन रैबिट्स का प्रे करेंगे तो वुल्फ के लिए किन रैबिट्स को आइडेंटिफाई करना और कैप्चर करना आसान है? व्हाइट वाले। क्यों? क्योंकि व्हाइट वाले जो हैं वो अपने एनवायरनमेंट में ठीक से फिट नहीं हो रहे, उन्हें छुपने के लिए माहौल नहीं मिल रहा। जबकि ब्राउन वाले जो हैं उनका फर का कलर सॉइल के कलर से मिलता जुलता है, इसलिए वो इतने ज्यादा हाईलाइट नहीं होते। और जब वुल्फ आते हैं तो वो व्हाइट वालों का प्रे ज्यादा करते हैं, ब्राउन वालों का ज्यादा करते हैं। देखो क्या फर्क आया, कई जनरेशन के बाद वो वाली पॉपुलेशन जिसमें व्हाइट रैबिट ज्यादा थे वो कम हो गई है, और वो ब्राउन रैबिट जो स्टार्ट में बहुत थोड़े थे अब वो ज्यादा हो गए। ये आपने नोटिस किया? इसे कहते हैं पॉपुलेशन के अंदर चेंज आना, कि कहां हमने व्हाइट रैबिट से पॉपुलेशन स्टार्ट की थी जिसमें व्हाइट रैबिट ज्यादा थे, ब्राउन कम थे। लेकिन कई जनरेशन के बाद क्या हुआ कि व्हाइट वाले कम हो गए और ब्राउन वाले ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि जो ब्राउन वाले हैं ना, इन्हें उस माहौल के मुताबिक एडजस्ट करने में ज्यादा आसानी है। और ये ब्राउन कलर कैसे आया? उनके अंदर वेरिएशन से आया। इस वेरिएशन में मियोसिस का भी रोल होता है। मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम की वजह से आप देखते हो जो अगली जनरेशन आती है वो अपने पेरेंट्स से थोड़ी मुख्तलिफ होती है। अब ये जो चेंजेस आ रही है ना अगली जनरेशन के अंदर, बाज औकात हम देखते हैं ये चेंजेस उन्हें बदलते माहौल में फायदा देती हैं। ठीक है, जब उन्हें बदलते माहौल में फायदा मिलता है तो वो चेंजेस जो फायदेमंद है, जिन ऑर्गेनिज्म में वो चेंजेस होती हैं वो ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेहतर ग्रो करते हैं। जब वो ज्यादा बेहतर ग्रो करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती है। जैसे अभी हमने ब्राउन फर वाले रैबिट्स को देखा कि इनके अंदर वो जो ब्राउन कलर वाला चेंज आया वो एनवायरनमेंट के मुताबिक सूटेबल था, जिसकी वजह से वो ज्यादा ग्रो किए, उनमें रिप्रोडक्शन ज्यादा हुई, और एक टाइम ऐसा आया जब वो ज्यादा हो गए और व्हाइट वाले कम हो गए। इसी को बच्चों एवोल्यूशन का नाम कहते हैं कि खास तरह का ऑर्गेनिज्म और उसके खास तरह के ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म जिनके ट्रेड्स इतने फायदेमंद नहीं है जैसे व्हाइट रैबिट थे वो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन में कम होते रहते हैं। और आप देखते हो एक अरसे के बाद पॉपुलेशन चेंज हो जाती है। हम कहते हैं हमारे पास नए ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो गए। तो मियोसिस क्या कर रही है, ये ऑफस्प्रिंग को अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ करती है। ये जो ऑफस्प्रिंग के अंदर चेंजेस आती है ना, ये एवोल्यूशन के अंदर अपना रोल प्ले करती हैं। क्योंकि जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है, ये चेंजेस जिन जीन्स की वजह से आती हैं, ये जीन्स फिर बदलते माहौल में इन ऑर्गेनिजम्स को फायदा देते हैं। जैसे वो ब्राउन फर वाला रैबिट जो था, ब्राउन कलर की जो जीन थी वो उस माहौल में रैबिट्स के लिए फायदेमंद थी। तो जीन्स फिर हेल्पफुल साबित होती हैं। कहते हैं ऑर्गेनिज्म जिसके पास बेस्ट जीन्स होती हैं, बेस्ट जीन से मुराद ये है वो ऑर्गेनिज्म जिनकी जीन्स उनमें हेल्पफुल ट्रेट्स पैदा करती हैं। जैसे हमारी सिमुलेशन के अंदर वो जीन्स जो ब्राउन कलर दे रही थी फर को वो गुड जीन्स थी। तो जो गुड जीन्स हैं वो बेस्ट जीन्स हैं। ये क्या करती हैं, ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के चांस बढ़ाती हैं। जब ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेहतर ग्रो करता है तो उसमें रिप्रोडक्शन ज्यादा होने से उसकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है। कहता है ओवर टाइम कई जनरेशन के बाद ना आप देखते हो कि वो जो नए ट्रेड्स आ रहे होते हैं वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें ऐसे लगता है जैसे एक नई स्पीशीज इवॉल्व हुई है। आई रिपीट कि एवोल्यूशन के दौरान जब चेंजेस आती है ना पॉपुलेशन में, कई नस्लों के बाद, कई जनरेशन के बाद वो चेंजेस इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि हमें वो जो ऑर्गेनिज्म है ना वो ऐसे लगता है जैसे ये एक नई स्पीशीज बन गई है
और ये अपने पेरेंट्स से मुख्तलिफ हो गए। इसके पेरेंट्स जो थे कई जनरेशन पहले वो कोई और स्पीशीज थे, और ये जो कई जनरेशन के बाद एक नई जनरेशन आई है ये कोई और स्पीशीज है। यही बात इस डायग्राम में भी अंडरस्टैंड करो। आपके पास स्टार्ट के अंदर एक कॉमन फिंच दिखाई हुई है, चिड़िया जिसे आप कहते हो, एक कॉमन फिंच है। ये फिंच जो है ये जब ऐसे माहौल में गई, ऐसे एनवायरनमेंट में गई जहां पे इसको जो फूड मिल रहा था वो नेक्टर था। नेक्टर क्या होता है? ये जो फलों में रस होता है, शुगर कंटेंट होता है, इसे नेक्टर कहते हैं। कुछ बर्ड्स जो हैं वो फ्लावर के अंदर इस नेक्टर को एज ए फूड यूज करते हैं। तो देखो, एक कॉमन स्पैरो है, एक कॉमन फिंच है, जब उसको अपने माहौल में फूड जो है वो नेक्टर की शक्ल में मिला, तो देखो इसकी बीक की शेप कैसे चेंज हुई है। यहां पे नोटिस कर रहे हो, इसकी जो बीक है वो किसी और तरह की है, जबकि एक ऐसे माहौल में जाने के बाद जहां उसका फूड जो था वो फलों के अंदर रस था, तो आपने देखा उनकी बीक्स के अंदर चेंजेस आई हैं ताकि वो फ्लावर में से नेक्टर को इजीली सक कर सके। इसके बरक्स जब यही स्पैरो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाती है जहां पे इसका फूड इंसेक्ट है, तो आप देखो इसकी बीक जो है उसकी शेप और तरह से चेंज होती है। और थर्ड सिनेरियो हमारे पास है कि जब ये स्पैरो किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जाए जहां पे इसको जो फूड मिल रहा है वो सीड्स की शक्ल में है, बीजों की शक्ल में है। अब जो सीड हैं, बीज हैं, ये टफ होते हैं, हार्ड होते हैं। तो देखो इसकी जो बीक है वो किस तरह से इवॉल्व हुई है। सीड्स को तोड़ने के लिए हार्ड है ना, तो इसकी बीक देखो साइज में बड़ी थिक है। थिक इसलिए है ताकि ये ज्यादा फोर्स से सीड्स को ब्रेक करे। अब ये जो फूड चेंज हो रहा है, एक माहौल के अंदर फूड नेक्टर है, दूसरे में इंसेक्ट है और तीसरे में सीड है। ये फूड चेंज होने का मतलब एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है। एनवायरनमेंट में जब चेंज आ रहा है तो ऑर्गेनिज्म उस माहौल के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे फूड बदलता जा रहा है, आप देखो जो बीक यूज हो रही है फूड हासिल करने के लिए, उस बीक की शेप में चेंजेस आ रही हैं। तो अब क्या हुआ कि वही एक कॉमन स्पैरो थी, फिंच थी, लेकिन जब वो डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर जाके सरवाइव करना शुरू हुई और उन एनवायरनमेंट के मुताबिक उसमें चेंजेस आई, आज हम इन सबको एक स्पीशीज नहीं कहते, आज हम कहते हैं कि ये हर एक जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ स्पीशीज है, लेकिन सबका इंसेस्टर जो था वो सेम था। वो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो सभी का सेम है, लेकिन अपने अपने माहौल के मुताबिक इनमें इतनी चेंजेस आ गई हैं कि आज हम कहते हैं इनका इंसेस्टर कोई और स्पीशीज था, ये कोई और स्पीशीज है, ये इवॉल्व हुए हैं। ये आपके पास एवोल्यूशन का कंसेप्ट है। और एवोल्यूशन के लिए मियोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है और रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम होती है, जिसकी वजह से जो नई जनरेशन होती है उसके अंदर चेंजेस आती हैं। ठीक है जी, लिटिल स्टार से हैंड रेज हुए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये दो एग्जांपल्स हमने देखी हैं जिसके अंदर एवोल्यूशन जो है वो स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल रही है। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल बीक साइज चेंज हुआ या रैबिट्स का कलर चेंज हुआ। क्या लिटरेचर में कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी एग्जिस्ट करती हैं आया कि जिनमें ये मियोसिस बेनिफिशियल होने की बजाय नुकसानदा साबित रही हो बिल्कुल। किसी। ये चीज स्टूडेंट्स को बताई जाती है कि एक माहौल में ना, एक माहौल में जो हेल्पफुल चीज है ना वो दूसरे में नुकसानदेह हो सकती है। इन्हीं की एग्जांपल ले लें। ये जो स्पैरो है जिसको अपने माहौल में जो फूड मिल रहा है वो लिक्विड नेक्टर है। अब लिक्विड नेक्टर जो है उसको तोड़ने के लिए कोई थिक बीक नहीं चाहिए, इसलिए आप देखें इनकी जो बीक है वो बड़ी नैरो है, स्लिम है। लेकिन आप इस स्पैरो को उठाएं और इस स्पैरो को उठा के इस माहौल में रख दें जहां का फूड सीड है। अब ये जो स्पैरो की बीक शेप चेंज हुई है नेक्टर के अकॉर्डिंग, जब इसके एनवायरनमेंट का फूड चेंज होकर सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, अब आप कहेंगे ये चेंज इसके लिए नुकसानदेह है। इस माहौल में
जहां पे फूड सीड है वहां नेक्टर वाली जो बीक शेप है ना वो फायदेमंद नहीं है। तो ये बच्चों को बताया जाता है कि एक माहौल के अंदर जो ट्रेट हेल्पफुल है वो दूसरे माहौल में हार्मफुल भी हो सकता है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। जैसे मैं कल एक सिमुलेशन देख रहा था, मैंने यहां खुद ही नहीं चलाई कि हमारा टाइम ही ज्यादा यूज होगा, अदरवाइज एक सिमुलेशन काफी है। उस सिमुलेशन में उसने दिखाया हुआ था कि एक फार्मर है जिसके पास कुछ ऐसी गोट्स हैं जिनके टीथ जो हैं वो बड़े स्ट्रांग हैं। टीथ स्ट्रांग होने से क्या होता है, वो गोट्स ज्यादा बेहतर ग्राइंड करती हैं अपने ग्रास फूड को, घास को ज्यादा अच्छे से खाती हैं टीथ स्ट्रांग होने की वजह से, जिस वजह से उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अब ये टीथ का स्ट्रांग होना एक अच्छा ट्रेट है, लेकिन इसका नुकसान भी होता है गोट्स को। जिनके टीथ अच्छे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी होने से फार्मर उन्हें जल्दी जिबा कर देते हैं या बेच देते हैं। तो एक ट्रेट एट अ टाइम फायदा भी दे रहा होता है, नुकसान भी दे रहा होता है। तो ये वेरी करता है। आप एनवायरमेंट के मुताबिक एक जगह पे एक ट्रेड को पॉजिटिव कह रहे होते हैं, लेकिन वही ट्रेड दूसरी जगह नेगेटिव भी हो जाता है। बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो वो एयर के अंदर करते हैं, आप उन्हें पानी में रख देंगे, एक्वेरियम में रख देंगे, वहां जो उनके विंग्स हैं वो उनके किसी काम के नहीं है। तो इट वॉज अ गुड पॉइंट कि हमारे पास जो ट्रेड है वो किसी स्पेसिफिक एनवायरमेंट के लिए है। एक जगह बेनिफिट है, आप एनवायरमेंट चेंज करें वहां वो नुकसानदेह हो जाएंगे। चलें जी, लास्ट पे हमारा जो पॉइंट है वो हम ऑलरेडी गैमीट्स की फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम का काम, सॉरी मियोसिस का काम क्रोमोसोम्स की तादाद को कम करना है ताकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो हर जनरेशन में सेम रह सकें। अगर तो मियोसिस की वजह से जो स्पर्म बने इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम हो और जो एग बने इसमें भी 46 क्रोमोसोम हो, तो रिजल्ट ये होगा कि आपके पास जो नई जनरेशन आएगी उसके क्रोमोसोम डबल हो चुके होंगे। तो ये नुकसानदेह चीज है। इस चीज से बचने के लिए कि क्रोमोसोम्स की तादाद चेंज ना हो, मियोसिस होती है। मियोसिस क्या करती है, क्रोमोसोम को हाफ कर देती है। जब गैमीट्स में क्रोमोसोम हाफ होते हैं और ये दो गैमीट्स फ्यूज करते हैं, तो ये फ्यूज करके जब नई जनरेशन बनाते हैं तो नई जनरेशन में क्रोमोसोम्स की तादाद दोबारा स्टेबल होकर 46 हो जाती है। और अगर ऐसा ना हो तो आप देखते हो आपके पास जो नया इंडिविजुअल बनता है वो एबनॉर्मल होता है, उसे नॉर्मल नहीं कहते। यहां देखो आपके पास दो बड़े खूबसूरत सिंप्लीफाइड सिनेरियोज हैं। आप इस डायग्राम को इंटरप्रेट कर लो, आपके लिए ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हमारे पास दो गैमीट्स जो हैं वो आपस में मिले और इन्होंने 46 क्रोमोसोम वाला जाइगोट बनाया। जाइगोट जो है वो ग्रो कर गया एक मैच्योर इंसान में। अब ये जो मैच्योर इंडिविजुअल है ना, अगर इसके अंदर यहां पे मियोसिस ठीक से ना हो और हम कहते हैं यहां माइटोसिस हो जाए, ठीक है, जो इंडिविजुअल है इसमें मियोसिस की जगह अगर माइटोसिस हो जाए, तो माइटोसिस की खसूसियत ये होती है इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद कम नहीं की जाती। जितने इस सेल में क्रोमोसोम है उतने ही नए गैमीट्स में क्रोमोसोम होंगे। अगर गैमीट्स में 46 क्रोमोसोम हो तो ये देखो अगला जो जाइगोट बनेगा ना उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद डबल हो जाएगी, और जब वो जाइगोट ग्रो करेगा एक इंडिविजुअल में तो उस इंडिविजुअल के क्रोमोसोम 92 होंगे, वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं होगा। ठीक है, तो मियोसिस का यहां पे फिर क्या रोल आता है कि जब किसी एडल्ट के अंदर मियोसिस होती है, ये देखो यहां डॉट्स जो हैं वो मियोसिस को शो कर रहे हैं। जब मियोसिस होती है तो आप देखते हैं कि गैमीट्स में क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ कर दी जाती है, ताकि जब ये दो गैमीट्स मिलके जाइगोट बनाए तो क्रोमोसोम दोबारा से पहले जैसे हो जाए, नॉर्मल 46। तो ये आपके पास मियोसिस का फंक्शन है। लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि मियोसिस के जहां इतने फायदे हैं, अगर मियोसिस गलत हो जाए, एक प्रोसेस है ना, उसमें एरर के चांसेस तो हैं, चाहे 1000 में से एक दफा ही है, लेकिन एक चांस तो होता है ना कि मियोसिस में कोई गड़बड़ हो सकती है। अगर मियोसिस में एरर आ जाए तो क्या होगा, और ये भी पिन पॉइंट कर लो कि एरर आने के चांस क्या होते हैं। एरर जो है वो एनाफेस में आने के चांस होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एनाफेस वो फेस होता है जहां क्रोमोसोम्स अलग हो रहे होते हैं, याद है। मेटाफेस के अंदर क्रोमोसोम्स सेंटर में अलाइन होते हैं, अरेंज होते हैं, फिर एनाफेस के अंदर उन क्रोमोसोम्स को अलग किया जाता है। तो मसला अक्सर आता है एनाफेस में
कि बाज़ औक़ात एनाफेज के अंदर जब क्रोमोसोम अलग हो रहे होते हैं ना, तो वो ठीक से अलग नहीं होते। अब आपके पास मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 का मतलब है एनाफेज भी 2 है। एनाफेज 1 जो मियोसिस 1 में हो रहा है, और एनाफेज 2 जो मियोसिस 2 में हो रहा है। दोनों में एरर हो सकता है। एनाफेज 1 के अंदर भी एरर आ सकता है, एनाफेज 2 के अंदर भी एरर आ सकते हैं। हम इसको डायग्राम से देखते हैं, फिर आते हैं पिछली स्लाइड पे। पहले आपने बच्चों इसको हाईलाइट करना है। मैं इसको जूम करता हूं, आप इसको जरा देखो। सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है। मुझे जल्दी से आपने अपने स्क्रीन में फिंगर से बताना है यहां कितने क्रोमोसोम है। फिंगर से बताओ। हाँ जी, अल सईद वालों को नहीं पता लग रहा। 2 क्रोमोसोम है। देखो, अगर आपके पास नॉर्मल मियोसिस हो तो यहां पे जो गैमीट्स बन रहे हैं इनमें कितने क्रोमोसोम हो गए? हाफ। 2 नहीं हुए, हाफ हुए। यहां भी एक है, यहां भी एक है, ऐसे ही है। और फाइनली ये जो आपके पास गैमीट्स बने हैं, इन सब में क्या हुआ है? हर एक के पास एक एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम हाफ हो गए हैं। स्टार्ट में कितने थे? 2 थे, लेकिन अब एक एक है। अब आ जाओ वो सिनेरियो जहां पे एनाफेज 1 के अंदर मसला आ जाए। हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, देख रहे हो? होना यह चाहिए कि ये 2 क्रोमोसोम अलग हो और एक सेल के पास एक क्रोमोसोम आए, लेकिन यहां क्या हुआ? एनाफेज 1 के दौरान ना वो जो 2 क्रोमोसोम थे वो अलग ही नहीं हुए। एक सेल के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया और एक सेल में वो क्रोमोसोम गया ही नहीं। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि एक सेल में 2 क्रोमोसोम आ गए, एक के पास कुछ भी नहीं गया। ये दोनों सेल एबनॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेल होगा इसके पास 23 की बजाय 24 क्रोमोसोम होंगे। ये बात समझ आती है कि उसके पास एक एक्स्ट्रा चला गया है। 23 होने चाहिए थे, 24 हो गए हैं। और ये वाला जो सेल है जिसमें से एक मिस हुआ है, इसमें 23 के बजाय 22 क्रोमोसोम होंगे। तो दोनों गैमीट्स एबनॉर्मल। जब इनके अंदर मियोसिस 2 होगी तो मियोसिस 2 से देखो, इस वाले से जो 2 गैमीट्स बन रहे हैं इन दोनों में 22 क्रोमोसोम, ये दोनों भी एबनॉर्मल। और इस वाले से जो 2 गैमीट्स बन रहे हैं इनमें हर एक के पास 24 क्रोमोसोम। तो ओवरऑल जो मैं आपको यहां पॉइंट समझाना चाह रहा हूं, अगर एनाफेज 1 में एरर होना तो आपके चारों गैमीट्स एबनॉर्मल होते हैं। बच्चों ये बात लिख लो, एनाफेज 1 लिखो या मियोसिस 1 लिखो, चाहे उर्दू में लिखो। अगर मियोसिस 1 या एनाफेज 1 के अंदर एरर आ जाए, हमारे सारे गैमीट्स एबनॉर्मल होते हैं। तो हमारे 100% गैमीट्स जो हैं दे आर एबनॉर्मल। या उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है या एक क्रोमोसोम मिसिंग है। तो ये चारों क्या हुए? एबनॉर्मल हो गए। हाँ जी, जेटीएन ने हैंड रेज किया है। अगर एनाफेज में एरर आ जाए तब उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होगी? बिल्कुल होती है, कंटिन्यू रहता है ये प्रोसेस। अब दूसरे सिनेरियो पे आओ। अगर आपको ये सिनेरियो समझ आ गया तो आपको दूसरा भी समझ आ जाएगा। हमारे पास एनाफेज 1 बिल्कुल ठीक हुआ है। ये देख रहे हो, 2 क्रोमोसोम थे, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। हर एक के पास एक एक क्रोमोसोम गया। एनाफेज 1 इज ओके। लेकिन अभी भी खतरा है। मियोसिस 2 में, एनाफेज 2 में फिर मसला आ सकता है। और फर्ज करो मसला आ गया और आपके पास ये जो एक सेल है ये ठीक रहा, ठीक है। वो जो 2 गैमीट बने जब वो मियोसिस 2 में डिवाइड किए, उनमें से एक जो है वो ओके रहा, उसके जो क्रोमोसोम है वो ठीक से अलग हुए। लेकिन वो जो दूसरे वाला सेल था ना, इसके एनाफेज 2 में मसला आ गया। और इसके एनाफेज 2 में मसला आने से फिर वही काम हुआ कि यहां पे ये जो क्रोमोसोम है इसके जब सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हुए तो वो एक ही सेल में चले गए और दूसरे को कुछ नहीं मिला। यहां देखो बच्चों स्क्रीन पे, ये आपकी बुक पे सब कुछ हाईलाइट है। स्क्रीन पे देखो कि आपके पास ये वाला जो दूसरा गैमीट था ना, इसके जब सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हुए तो वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एनाफेज 2 में अलग नहीं हुए और एक ही सेल में चले गए। तो एक सेल के पास 24 क्रोमोसोम हो गए और दूसरे सेल के पास 22 क्रोमोसोम हो गए। यहां तक क्लियर है? तो एंड रिजल्ट हमारे पास क्या आया
कि अगर एनाफेज 2 में मसला आ जाए ना तो आधे आपके गैमीट्स ओके होते हैं, ठीक है, 50% हमारे गैमीट्स नॉर्मल हैं, लेकिन जो बाकी के 50% है ना, इनमें मसला आता है। एक में आप देखते हो 24 क्रोमोसोम हो जाते हैं, दूसरे में 22 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो हम कहते हैं, अब ये बच्चों लिखो, इसे मैं कहता हूं तो ये नुस्खा है, ये कंक्लूजन है, ये आपके सारे कंसेप्ट का निचोड़ होता है। अगर ये बच्चों आपने लिखना है, अगर मियोसिस 2 या एनाफेज 2 में मसला आए तो 50% हमारे गैमीट्स नॉर्मल और 50% एबनॉर्मल होते हैं, जबकि हमने देखा था अगर मियोसिस 1 या एनाफेज 1 में मसला आए तो 100% गैमीट्स एबनॉर्मल थे। ये जो मैं आपको कंसेप्ट कंक्लूड कर रहा हूं ना एक दो सेंटेंस में, ये आप लोगों को अभी शायद इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन एमडी कैट में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। जब आप में से कोई प्री मेडिकल रखेगा एफएससी में और एमडी कैट के लिए जाएगा एमबीबीएस में अपीयर होने से पहले, तो एमडी कैट के अंदर कंसेप्ट इस तरह पूछे जाते हैं कि मियोसिस 1 में वो एरर, तो कितने परसेंट गैमीट्स जो हैं वो नॉर्मल और एबनॉर्मल होंगे, और मियोसिस 2 में एरर आ जाए तो कितने परसेंट गैमीट्स नॉर्मल और कितने परसेंट एबनॉर्मल होते हैं। तो ये बातें किताब पे रेलेवेंट जगह पे लिख लिया करो, चाहे उर्दू में लिखा करो। ये जी, ये हमारा वो एसएलओ था जिसे हमने आज कंप्लीट किया है। अब दुनिया की कोई सी भी ग्रेड 9 की किताब उठा लो जिसके अंदर ये एसएलओ दिया होगा, आप पढ़ लोगे और आपको समझ भी आ जाएगी, आपके लिए मसला ही नहीं रहेगा। तो हम यही चीज यहां एम्प्लॉय कर रहे हैं कि हम एसएलओ पढ़ें, करिकुलम को पढ़ें, क्योंकि इन्हीं एसएलओ पे किताबें लिखी जाती हैं। और जब ग्रेड फिक्स हो जाता है ना कि ग्रेड 9 है और एसएलओ का एक्शन वो अब यही रहेगा, अब जो मर्जी किताब लिख दो, लफ्जों का इजहार मुख्तलिफ होता है, बात एक ही होती है। और अगर आपको ये चीज समझ आ गई है, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं रहा। कल इंशाल्लाह, कल से मतलब है मंडे को, हमने लास्ट एसएलओ और लास्ट टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर का, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं वहां आपसे पूछूंगा, हम माइटोसिस और मियोसिस को बहुत डिटेल पढ़ के आए हैं, हमारा लास्ट एसएलओ कहता है कि माइटोसिस और मियोसिस में कंपैरिजन करें, उनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंस बताएं। तो वो मैंने आपसे पूछना है, आप लोग मुझे बताते जाओगे और मैं उसको हाईलाइट करता जाऊंगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज, गुड लक।